हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर। केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक है क्लास 9th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, एटम और मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर नंबर 3। तो इस चैप्टर में आपके मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में किस तरह से लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करता है, इस तरीके के क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। तो ये सारे तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको इस पूरे सेशन में कराऊंगी। तो इस सेशन को देखिएगा, जिससे कि एटम और मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर से जो डर है, ये मैं आपके डर निकालने की पूरी कोशिश करूंगी और शायद निकाल भी पाऊंगी। तो बहुत ही आसान वे में, बहुत ही इजी भाषा में, बाइलिंगुअल चलते हुए हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इन सब सेशन से जुड़िएगा। आपको वीडियोस कैसे लगते हैं जरूर बताया करिए, जिससे कि अगले वीडियो को फ्रेम करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। चलिए आइए सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स मतलब आपका परमाणु और अणु की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या है, या पहले परमाणु और अणु जो अब हम इसको नाम से जानते हैं, वो कैसे इसके नाम तक पहुंचे, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरीज की, कैसे यहाँ तक एटम और मॉलिक्यूल्स या एटम के अंदर आपका प्रोटॉन, आपका इलेक्ट्रॉन, आपका न्यूट्रॉन, इन सब की डिस्कवरी हुई। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे प्रोसेस को करेंगे और बिलीव करिए आपको सारी चीज यहीं की यहीं याद करवाऊंगी मैं। आपको बार बार खोलने की जरूरत भी नहीं रहेगी, और साथ ही साथ इसकी फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, हिस्ट्री में आए हमारे इंडियन फिलोसोफर, भारतीय फिलोसोफर आए, और भारतीय फिलोसोफर थे महर्षि कन्नड़। तो महर्षि कन्नड़ ने पदार्थ एक टर्म यूज किया कि पदार्थ, या उसको हिंदी में, इंग्लिश में उन्होंने पदार्थ लिखा, तो ये यहाँ पर इन्होंने लिखा पदार्थ। अब इस पदार्थ को हिंदी में क्या बोला गया? द्रव्य। तो पदार्थ को अगर तोड़ा जाए तो तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो छोटे छोटे कणों में ये पदार्थ जो है, ये जो आपका द्रव्य है, ये टूटेगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी इनके अनुसार कि जब इस छोटे से कण को आगे और तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब कि अब वो क्या हो गया, कण अब वो इनडिविजिबल हो गया, अविभाज्य हो गया। तो जैसे ही वो कण अविभाज्य हो गया, इनडिविजिबल हो गया, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया क्या? परमाणु। तो इन्होंने क्या बताया? पहली चीज कि पदार्थ को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो एक ऐसी स्थिति आती है जो कि सबसे सूक्ष्म कण होता है, छोटा कण होता है, जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। अब उसको नाम दे दिया उन्होंने परमाणु, हिंदी में भी परमाणु। ठीक है, ये क्या हुई? ये हमारे इंडियन फिलोसोफर की बात हुई। दूसरी बार फिर दूसरे आए पकुधा कत्यामा। पकुधा कत्यामा ने क्या बोला? उन्होंने भी इसी बात को बोला, और उन्होंने फर्दर एक और चीज बोली। क्या बोला उन्होंने? कि पार्टिकल्स, जो कण है, वो हमेशा एक कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, संयोजक रूप में रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? हमारे पकुधा कत्यामा ने बोला, पकुधा कत्यामा ने, कि पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, कि जो आपके कण होते हैं वो हमेशा संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। अब इंडियन फिलोसोफर्स इतनी सब बातें कर रहे थे पदार्थ और कणों के बारे में, तो ग्रीक फिलोसोफर्स ने सोचा कि हम क्यों पीछे रह जाए भाई, हमें भी तो अपनी क्या है, अपनी बातें बतानी है, लोगों तक अपना साइंस पहुंचाना है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला अब इसमें ग्रीक फिलोसोफर्स के दो नाम, डेमोक्रिटस और आपका ल्यूसिफस। तो डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस आए। तो डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने अभी तक क्या वर्ड यूज किया जा रहा था इंडियन फिलोसोफर्स के द्वारा? पदार्थ। अब वो क्या थे? ग्रीक थे, इंग्लिश थे। तो क्या थे? उन्होंने इस पदार्थ के टर्म को हटाकर उन्होंने क्या टर्म यूज किया? उन्होंने टर्म यूज किया मैटर। थी वही बात, था वही पदार्थ, था वही द्रव्य, पर अब उन्होंने उस पदार्थ वर्ड को हटाकर, क्योंकि इंडियंस का था तो हटा दिया, अपना इंग्लिश टर्म ले आए, उन्होंने यहाँ पर मैटर यूज किया। अब उन्होंने वही सेम बात बताई जो कि आपके सबसे पहले महर्षि कन्नड़ ने बोली थी। क्या बताई? कि जो मैटर है, इसका जब डिवाइड करते जाओ तो स्मॉलर पार्टिकल्स में ये आपको देखने को मिलता है। अब ये स्मॉलर पार्टिकल्स क्या होते हैं? टूटते जाते हैं, मतलब इसका डिवीजन पॉसिबल होता है। और एक ऐसी स्टेज आती है कि जब उस एक पार्टिकल का फर्दर डिवीजन नहीं होता। वही सेम बात जो कि आपकी महर्षि कन्नड़ द्वारा कही गई थी। तो इन्होंने क्या बोला? कि मैटर जो है, जो कि विभाजित किया जा सकता है, उसको तोड़ते जाओ। अब वो एक ऐसे समय आएगा कि जब पार्टिकल्स ऑब्टेन कांट बी फर्दर डिवाइडेड, मतलब कि ये जो
जो पार्टिकल मिला, जो कण मिला, वो अब अविभाज्य हो गया, अब उसका विभाजन पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पर इस इनडिविजिबल पार्टिकल को नाम दिया क्या? एटम। तो एटम का नाम सबसे पहले दिया था किसने? डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने, जिन्होंने अपनी ये डिस्कवरी की थी। तो एटम जो कि इनडिविजिबल पार्टिकल था, किसके द्वारा? ग्रीक फिलोसोफर ल्यूसिफस और डेमोक्रिटस द्वारा। अब इन्होंने, ये देखो एनसीईआरटी की लाइंस आपसे उठाकर पूछी जाती हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट एज सच लिखी है, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर एनसीईआरटी की लाइंस से बिल्कुल वैसा का वैसा आ जाए तो आप गलत ना करें। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि मैटर जो कि द्रव्य था, उसका जब विभाजन हुआ तो एक ऐसा कण मिला जिसका अब पुनः विभाजन नहीं हो सकता। अब जब पुनः विभाजन नहीं हो सकता तो उस पुनः इनडिविजिबल पार्टिकल का नाम किसने दिया? एटम। वो आपके ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने दिया। ठीक है, अभी तक एटम का नाम कहीं किसी ने नहीं दिया था, तो सबसे पहली बार एटम का नाम किसने दिया था? वो आपके ग्रीक फिलोसोफर्स ने दिया। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारे महर्षि कन्नड़ थे, जो कि इंडियन फिलोसोफर थे। उन्होंने पदार्थ वर्ड को यूज किया था, जिसको हिंदी में द्रव्य बोलते हैं, जिसका फर्दर विभाजन किया जा सकता है और एक ऐसा सूक्ष्म कण मिलता है जिसका अब डिवीजन नहीं पॉसिबल है, तो उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। परमाणु नाम दिया इधर। अब इधर इसको फकुदा कत्यामा ने क्या बोला था कि ये जो कण है ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलते हैं, संयुक्त रूप से देखने को पाए जाते हैं। अब ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने क्या बोला कि यही जो बात थी पदार्थ की, द्रव्य की, उन्होंने उसका टर्म चेंज करके मैटर यूज किया। और मैटर क्या है? डिविजिबल है, पर एक ऐसी स्टेज आ जाती है जबकि उस एक पार्टिकल का फर्दर डिविजन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इनडिविजिबल हो गया वो। अब जैसे ही वो इनडिविजिबल पार्टिकल बन गया तो उसका नाम दे दिया अब उन्होंने एटम। ठीक है, ये आपका इतना पूरा था। इसके बाद ये सारी डिस्कवरीज होती रही, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते रहे कि एटम एक्चुअल में है क्या। तो इसके बाद क्या हुआ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आए। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जो थे आपके रासायनिक अभिक्रिया का, जो रासायनिक संयोजन का नियम है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसको दिया किसने था? इसके बाद ही ये सारी डिस्कवरीज के बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखने को मिले थे। तो ये दिया था एंटनी एल लेवोइजियर ने। तो उन्होंने 2 लॉज दिए। तो यहाँ पर आपको 2 लॉज पढ़ने हैं और इस 2 लॉ को समझना है, और इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी साथ के साथ। ठीक है, तो चलो पहला लॉ क्या हो गया आपका कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, की कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ना ही क्या होता है आपका, ना ही उसका मास कभी बनाया जा सकता है, ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। तो इस लाइन को मैं यहाँ पर आपको इजीली एक्सप्लेन करूंगी और बिलीव करिए ये लाइन आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी 110%। ठीक है, दूसरा लॉ क्या था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन था, आपका स्थिर अनुपात का नियम, कि कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स होते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में जाकर वो कंबाइन होते हैं, और वो आपका एक लॉ ऑफ क्या बना हुआ? कांस्टेंट प्रपोर्शन का लॉ होता है। ये भी मैं आपको 110% एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इजिली आप इसको समझ पाएंगे। मैं इधर का एरिया रब कर देती हूँ जिससे कि यहाँ पर एक्सप्लेन करने में मुझे। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो सबसे पहला लॉ हम समझने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो ये लॉ क्या बोलता है, इसका मतलब अगर मैं एक रिएक्शन दूं, एक रिएक्शन यहाँ लिख लेती हूँ किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3। ये जब टूटती है, मतलब ये जब ये रिएक्शन है, इसको जब हीट करोगे तो ये टूटेगी किसमें? CaO प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा CO2। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये टूटे किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में।
और साथ ही साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब देखो कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यहाँ पर हम समझेंगे। तो आपको सबका आपको क्या है एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसे कि कैल्शियम का हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो कैल्शियम का क्या हो गया एटॉमिक मास आपका यहाँ पर 40 हो गया। फिर कार्बन का क्या हो जाता है 12 हो जाता है। फिर ऑक्सीजन क्या क्या हो जाता है 16 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको बॉक्स पता होना चाहिए, आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, इससे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तक पहुंचेंगे। तो देखो जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे हमको इसको सारा सॉल्यूशन इसका करना है। आओ देख लेते हैं, जल्दी से समझेंगे। तो कैल्शियम क्या हो गया यहाँ पर, कैल्शियम हो गया 40 इंटू यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी प्लस यहाँ पर सी क्या है आपका कार्बन, तो 12 हो जाएगा। और प्लस 3 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है देखो 3 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 3 इंटू में क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पर क्या हो गया, इधर देखो ये कैल्शियम क्या है आपका, कैल्शियम 40 प्लस आपका क्या है ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 16 और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर सी है, तो सी हो गया वापस से आपका कैल्शियम सॉरी कार्बन 12 और 2 इंटू में 16। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आइए। तो किस तरह से हो जाएगा 40 प्लस 12 और प्लस 6 3 18 और 3 और 4 48। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 प्लस 16 प्लस 12 और प्लस 32। ठीक है, अब इसको ऐड करो, 8 और 2 10, 10 हो गया, 4 5 6 और 6 और 4 10 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 2 4 और 6 10 और 3 4 5 6 और 6 और 6 10। तो इसका मतलब इस यहाँ पर क्या हो गया कि आपका मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equals to mass of product। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हमें क्या समझ में आया, हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हमें क्या समझ में आया कि जो आपका मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो बराबर होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। आपको ये यहाँ पर समझ में आया होगा किस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ना ही मास कोई क्रिएट किया गया ना ही मास कोई डिस्ट्रॉय किया गया। इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ये प्रूव होती है किससे, ये यहाँ पर भी 100 आया इसका मास, टोटल मास, तो टोटल मास इसका भी यहाँ पर 100 आया। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये यहाँ पर कंफर्म होता है। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। मतलब MR इक्वल्स टू MP क्या हो जाएगा आपका मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत कठिन नहीं था। चलिए अब देख लेते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कि ये लॉ आपको क्या समझाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे कि अगर मैं पानी का एग्जाम्पल लूं, तो पानी अगर आप हिमालय पर्वत से जाकर पानी लेकर आए या एक गड्ढे से पानी निकाल कर रखे या बिस्लेरी की बोतल का पानी ले या मटके का पानी ले या हैंडपंप का पानी ले या घर के नल का पानी ले, हर समय जो पानी का आपका एक रेशियो है वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर पानी बनाए या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर पानी बनाए। तो इसका मतलब कि पानी का सोर्स कोई भी हो, पानी हमेशा पानी रहेगा और एक निश्चित अनुपात में रहेगा। आइए एक निश्चित अनुपात को भी समझ लेते हैं। जैसे कि आपका H2O है, H2O यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये H2O में आप क्या बोल सकते हैं कि ये किससे किससे बना है, H2 और O से मिलकर पानी बना है। इसका मतलब कि यहाँ पर मास क्या हो गया, हाइड्रोजन का मास हो गया 1, यहाँ ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 16। अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू में 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। अगर मैं इसका रेशियो निकालती हूँ तो रेशियो निकालने से क्या आ जाएगा आपका 2 1 2 और यहाँ इस 2 16। अब हमेशा क्या होगा 2 1 2
और 2 8 इसका मतलब कि पानी का अनुपात क्या हो जाएगा आपका 1:8 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही पानी बनाते हैं और रेशियो क्या हो जाता है 1। तो ये आपका जो 1:8 का रेशियो आया, तो ये 1:8 का रेशियो आपका, चाहे आप पानी कहीं से भी लाए, हिमालय से लाए या आप पानी किसी भी सोर्स से लाए, किसी भी स्रोत से लाए, आपका पानी का रेशियो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 में ही रहेगा। इसी जगह पर एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, CO2। अब CO2 में किस किस चीज से ये बन मिला है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाता है, 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, तो 12:16 2 32। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6 और 2 8 16। इसका मतलब इसका सिंपलेस्ट रेशियो आया 3:8। अब ये आप कार्बन डाइऑक्साइड, आप चाहे मुंबई में हो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप रिलीज आउट कर रहे हैं, या आप लखनऊ में खड़े होकर अपनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट कर रहे हैं, हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 3:8 में होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। और अब आपको ये दो जो लॉज थे आपके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो लाइक करिएगा जरूर सेशन को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये दो लॉज अब जाकर क्लियर हो गए, क्रिस्टल क्लियर हो गए। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में किस तरह से हमने दोनों तरफ के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लॉस को किस तरह से देखा कि इक्वल होते हैं। इसका मतलब ना ही मास जो आपका खत्म किया जा सकता है, ना ही मास बनाया जा सकता है, हमेशा वो कंजर्व रहता है एक केमिकल रिएक्शन में। ऐसा नहीं है कि H2 और O2 की रिएक्शन होकर H2 क्या बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा, या कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। इसका मतलब कि वाटर बन रहा है H2 और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर। ठीक है, इसी तरह से आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में पानी का स्रोत कहीं भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं की भी हो, हमेशा एक निश्चित रेशियो में ही वो कंबाइन करेगी और वो रेशियो क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। चलिए आइए अब देखते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, कि डाल्टन ने क्या एटम्स के बारे में बोला और क्या क्या उनके पोस्टुलेट्स थे और क्या उनके ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रफ कर देती हूँ, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को। आइए अब देख लेते हैं डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इनका ईयर कौन सा है। तो आपका डाल्टन का एटॉमिक सिद्धांत आया था 1808 में। आपका डाल्टन की परमाणु सिद्धांत आपका इस ईयर में दिया था इन्होंने। अब इसके सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि सारा तरह का पदार्थ या सारे तरह का मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो आपका कंपाउंड हो, चाहे वो आपका मिक्सचर हो, वो किससे मिलकर बना होता है, वो एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उस कण को बोला उन्होंने एटम या आपका परमाणु। तो इसका मतलब ऑल मैटर वेदर एलिमेंट, वेदर आपका मिक्सचर और अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और इस टाइनी पार्टिकल का नाम उन्होंने दिया क्या, एटम। ठीक है, अब ये तो बात हो गई क्या डाल्टन की थ्योरी की। अब डाल्टन की कुछ विवेचनाएं थी, कुछ पोस्टुलेट्स थे जो कि डाल्टन ने दिए थे। पहला पोस्टुलेट क्या होगा जो कि आपने यहाँ पर पढ़ लिया, क्या था पहला पोस्टुलेट, कि ऑल मैटर्स मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सभी जो पदार्थ हैं, सभी जो द्रव्य हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और उस कण को बोलते हैं परमाणु। तो ये तो पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं कि एटम्स जो होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो अविभाज्य होते हैं। मतलब कि एटम्स आर इनडिविजिबल, जो परमाणु है वो अविभाज्य है, उनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अब इन्हीं सब पोस्टुलेट से जाकर उनके ड्रॉबैक्स निकलेंगे। तो अभी पहले पोस्टुलेट समझ लेते हैं, फिर मैं इससे रिलेट करके इनके ड्रॉबैक्स भी आपको यहाँ पर बता दूंगी और आपको इजीली रट जाएंगे। ठीक है, तो एटम्स क्या है, इंडिविजिबल है, इन्होंने बता दिया। अब इंडिविजिबल है, इसका मतलब इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। और क्या है, उन्होंने बोला कि विच कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर रिएक्शन हो रही है किसकी, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो ये अब ये जो रिएक्शन है, तो इसको ना ही इसमें क्या था, ना ही इसके रिएक्टेंट्स को खत्म किया जा सकता है, ना ही इसके प्रोडक्ट, मतलब क्या है, मास क्या होता है, कंजर्व होता है। यही चीज यहाँ पर है कि एटम्स आर इनडिविजिबल विच कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इसमें कुछ डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर
वाटर बन रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता, ठीक। अब देख रहे हैं एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन की बात करूं तो इनके अनुसार जो कार्बन एक एलिमेंट है, जो कार्बन एलिमेंट है, तो उसमें कितने भी कार्बन एलिमेंट हो, कितने भी कार्बन एलिमेंट हो, अब इनकी सबका क्या हो जाएगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होगी और सबका क्या होगा, सेम मास होगा, सबका द्रव्यमान क्या होगा, सेम होगा और सबकी रासायनिक गुण भी क्या होंगे, सेम होंगे इनके अनुसार, ठीक है। अभी सब ड्रॉबैक्स भी इसी में से निकलेंगे, ठीक। अब चलो आगे देखते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका अगला क्या है कि सारे जो परमाणु है उनके जितने भी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब जितने भी डिफरेंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सल्फर है, फॉस्फोरस है, ठीक है, ये दो मेरे पास एक एलिमेंट्स है। अब इनके अनुसार क्या था कि सब जो अलग अलग, अब ये क्या हो गया, अलग अलग तत्व हो गए। अब ये अलग अलग तत्व हो गए तो इसका मतलब इनके अनुसार क्या था, इन अलग अलग तत्वों का मास द्रव्यमान भी अलग होगा और उनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, अलग होंगे, ठीक है। तो पहला हमने क्या देख लिया कि सारा मैटर, पहला पोस्टुलेट क्या था कि सब मैटर जो है, सब पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बड़े होते हैं और उन सूक्ष्म कण का नाम होता है एटम, परमाणु। दूसरा क्या था कि एटम जो परमाणु होते, देखो पहला क्या था, रिलेट भी करते चलो ना इस तरीके से कि सबसे पहली बात है मैटर। अब देखो इसी से पोस्टुलेट निकल जाएगा कि मैटर जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है और ये सूक्ष्म कण को क्या बोल दिया, एटम, ठीक है। अब ये एटम क्या है, इन्होंने दूसरा पोस्टुलेट दे दिया कि ये एटम होते हैं इनडिविजिबल, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, तो ये एटम क्या है, इनडिविजिबल है, इन्होंने बोला। अब इसके बाद इन्होंने बोला क्या, एलिमेंट्स के बारे में बात करी कि एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स दो तरीके के, या तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, या एलिमेंट सेम होंगे या एलिमेंट डिफरेंट होंगे। अगर एलिमेंट सेम है, अगर एलिमेंट सेम है तो सबका क्या होगा, मास क्या होगा, सेम होगा इनके अनुसार। अगर एलिमेंट सेम है, फॉर एग्जांपल कार्बन 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 कार्बन, तो सबका मास क्या होगा, सेम होगा और सेम क्या हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। अगर एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, अगर एलिमेंट यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है। अगर एलिमेंट डिफरेंट है मतलब हो गया, मान लो कार्बन और फॉस्फोरस हो गया, तब इसमें क्या होगा, इसका डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। डिफरेंट मास और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप यहाँ पर ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब एलिमेंट्स की भी बात इन्होंने कर ली। अब फिर इन्होंने इनका क्या है कि एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल टू होल नंबर। इसका मतलब कि जब भी अगर H2O है तो H2O में ऐसा नहीं होगा कि H1.8 O आपका 0.8 इस तरीके से नहीं, या H आपका 2.2 या O आपका 1.2 इस तरीके से नहीं। इसका मतलब कि हमेशा ही जो कंबाइन कर रहे हैं एक प्रॉपर होल नंबर में कंबाइन कर रहे हैं। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, हमने क्या देखा था, हमने देखा था H2O, तो H2O में 2 था रेशियो और यहाँ पर क्या था आपका 16 था। तो ये ऐसा नहीं है कि H2O में H216 लिख सकते हैं, O16 लिख सकते हैं। इसको हमको सिंपलेस्ट रेशियो में ही कन्वर्ट करना होता है 1:8, या अब इसका फॉर्मूला बन जाता है तो H2O बनता है, ठीक है। तो इसमें आप इसको पॉइंट्स में, डेसिमल्स में नहीं लिख सकते। तो यही यहाँ पर बात की गई है कि एटम्स हमेशा क्या है, कंबाइन करते हैं स्मॉल टू होल नंबर के रेशियोज में, ठीक है। अगला क्या है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अब ये जो है वाटर है, इसमें जो इसके कंपाउंड्स हैं, मतलब जो आपका एलिमेंट्स है, वो वाटर का कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, फिक्स होंगे। ऐसा नहीं है कि चार H2 के मॉलिक्यूल्स हो गए, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो गए और आपके 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो गए, ऐसा नहीं है। हमेशा हाइड्रोजन वाटर में 2 मॉलिक्यूल्स H2 के, एक मॉलिक्यूल आपका क्या, मॉलिक्यूल नहीं एलिमेंट, सॉरी प्लीज करेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन में आपका H में क्या हो जाएगा, 2 एलिमेंट्स आपके हाइड्रोजन के और एक एलिमेंट आपका ऑक्सीजन का कंबाइन करेगा, तब ये वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो हमेशा जो आपका रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन। अगर यहाँ पर बात होती है किसकी, अगर यहाँ पर बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की, तो अब इस CO2 में C क्या है, 1 है। इसका मतलब एलिमेंट C क्या है, 1 है। ऑक्सीजन के एलिमेंट क्या है, 2 है। जब 1 C और 2 ऑक्सीजन मिलकर एलिमेंट मिलकर कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड बनता है और ये कंपाउंड का नाम हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एक मॉलिक्यूल बन गया। अब ये मॉलिक्यूल बना तो ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके ये यहाँ पर ये जो 6th पोस्टुलेट है इनका, ये बताता है। आइए अब
इन सब से मिलकर बना देते हैं इनके ड्रॉबैक्स। तो जो ड्रॉबैक्स में सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था कि जो उन्होंने बोला कि एटम्स आर इनडिविजिबल, पर हम ये जानते हैं कि एटम्स के अंदर फर्दर जब डिस्कवरीज की गई, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे चलकर नेक्स्ट चैप्टर में, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वही लगा हुआ है आपका, तो उसमें क्या बताया गया कि एटम के अंदर भी चीजें होती हैं। इसका मतलब कि एटम के अंदर भी चीजें पाई जाती हैं और वो क्या हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इनका जो पहली बात थी कि एटम्स आर इनडिविजिबल, ये क्या हो जाती है यहाँ पर गलत हो जाती है। क्यों? तो इनका पहला ड्रॉबैक क्या हो गया, यहाँ पर इसे ड्रॉबैक से रिलेट करेंगे तो इनका पहला ड्रॉबैक क्या हो गया कि एटम के अंदर चीजें होती हैं और एटम्स के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब उन्होंने ये बताया कि हर एक एलिमेंट जो कार्बन है, तो कार्बन चाहे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करिए, ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो जितने भी ऑक्सीजन सल्फर होंगे सबके क्या होंगे, मास एक होंगे और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक होगी। पर यहाँ पर फिर से एक ड्रॉबैक हो गया। अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन की क्या हो जाएगी, कार्बन का 12 के फॉर्म में भी, C13 और C14 के फॉर्म में, मतलब कि एटॉमिक मास इसका 12 भी होता है, 13 भी होता है और 14 भी होता है, और इनको क्या बोल देते हैं, ये हो जाते हैं आपके आइसोटोप्स। हम एटम्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी यहाँ पर गलत हो जाती है, क्योंकि अगर आइसोटोप्स की बात करी जाए तो इनके एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब डिफरेंट एलिमेंट्स की बात की जा रही है, तो फिर से यहाँ पर विवेचना आ जाती है उनकी, क्या हो जाती है कि यहाँ पर आ जाएगा कैल्शियम और आपका आर्गन। अब कैल्शियम का क्या होता है, एटॉमिक मास 40 होता है और आर्गन का भी क्या होता है, 40 होता है। इसका मतलब कि कैल्शियम और आर्गन है तो दो अलग अलग एलिमेंट्स, पर इनके क्या है, एटॉमिक मासेस अलग अलग ना होकर सेम है। तो यहाँ पर ये भी एक इनका ड्रॉबैक बन जाता है, जो कि इन्होंने बताया था कि सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। पर यहाँ देख लो कैल्शियम और आर्गन का केस, जिसमें कैल्शियम का 40 और आर्गन का भी 40 है। तो इसका मतलब अब ये बात इन्होंने आइसोबार्स के बारे में ये चीजें को नहीं समझा पाए थे, जो कि हम आगे जाकर इजिली अच्छे से समझेंगे, जो बाकी साइंटिस्ट लोगों ने समझाए थे। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो पहला ड्रॉबैक क्या हो गया, इनका पहला ड्रॉबैक हो गया कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, ये ड्रॉबैक का रिजल्ट निकल कर आया। दूसरा रिजल्ट क्या निकल कर आया कि एटम्स जो आपके एलिमेंट्स अगर सेम है तो उनके डिफरेंट मासेस भी हो सकते हैं, और एलिमेंट्स अगर डिफरेंट हैं तो उनके सेम मासेस भी हो सकते हैं। तो मतलब यहाँ से बात हो गई थी आइसोटोप की, और यहाँ से निकल कर आई थी बात आइसोबार्स की। तो ये सब क्या थे, इनके ड्रॉबैक्स थे, किसके, डाल्टन के। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अच्छा, अब बात कर लेते हैं क्या एटम एक परमाणु है क्या। तो परमाणु क्या, जैसे कि आपका घर बना होता है ईंटों से, इसी तरह से कोई भी मैटर, कोई भी एलिमेंट, कोई भी चीज किस चीज की बनी होती है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, जिनको बोलते हैं क्या, एटम्स। तो एटम्स में आपको दो तीन चीजें और समझनी है, जैसे आपका परमाणु की शेप क्या होती है, तो एटम की शेप क्या हो जाएगी, स्फेरिकल होगी। इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एटम की शेप क्या होती है, तो एटम की शेप होती है स्फेरिकल। दूसरी बात है कि एटम का साइज, तो एटम के साइज को निकालने के लिए यहाँ पर देखो हमने क्या बात करी, एक एटम है, एक मेरे पास क्या है, परमाणु है। अब इस परमाणु की क्या बात हुई, इसके कुछ गुण हमको देखने हैं, कुछ क्वालिटीज हमको देखनी है। तो इसकी हमने सबसे पहली चीज देखी, शेप। इसकी आकृति कैसी है, इसकी शेप है क्या, स्फेरिकल। ठीक है, इसकी आकृति कैसी हो गई, स्फेरिकल। अब इसकी बात आती है इसकी त्रिज्या। अगर मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, तो मैं इसको बोलूंगी कितनी बड़ी बॉल है, तो मैं कैसे बता सकती हूँ, उसकी त्रिज्या जान के, उसका रेडियस जान के। इसी तरह से एक एटम कितना बड़ा एटम है, उसको मैं कैसे डिटरमाइन कर सकती हूँ, उसको मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ किस तरीके से, उसकी त्रिज्या जान के। इसका मतलब यहाँ पर अगर साइज की बात करी जाए कि कितना बड़ा एक एटम है, तो उसके लिए एटॉमिक रेडियस की जरूरत होती है, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, परमाणु त्रिज्या।
ठीक है। ये इसका यहाँ पर एटॉमिक साइज के लिए बात होती है। इसके बात होती है, साइज हो गया, शेप हो गया। अब दूसरी बात हो गई क्या, सिंबल की, कि एक एटम का सिंबल कैसे पता लगाया जाएगा, और ये सिंबल पता लगाने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि सिंबल की सबसे पहले क्या पहचान किसने करी थी, या सबसे पहले किसने बताया था कि एक एटम का सिंबल है, और एटम के सिंबल के बारे में खोज सबसे पहले किसने की थी। तो वापस से हमारे डाल्टन जी थे। तो डाल्टन जी ने सबसे पहली बार बात की थी किसकी, सिंबल की। तो सिंबल की बात की गई थी किसके द्वारा, सबसे पहले डाल्टन के द्वारा की गई थी। इस पॉइंट को यहाँ पर नोट करेंगे। तो डाल्टन ने क्या किया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार्बन, तो अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है किसका क्या सिंबल दिया था, मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप से मैं बता रही हूँ। सिंबल हो सकता हो मैं आपको गलत बता दूं, मीन गलत बताने का मतलब कि इसकी डिजाइन गलत बता दूं। आपको बताने का सिर्फ ये मकसद है कि आप समझे क्या चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है आपका कार्बन, तो मान लो कार्बन को उन्होंने इस तरीके से दे दिया, तो ये हो गया आपका कार्बन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल है। इसके बाद उन्होंने मान लो मरकरी, तो मरकरी के लिए उन्होंने क्या दे दिया, मरकरी के लिए मान लो इस तरीके से उन्होंने डॉट डॉट ऐसे दे दिए, डिजाइन बना दी, ठीक है। तो और इसके बाद मान लो सल्फर, तो सल्फर के लिए उन्होंने कुछ इस तरह का ट्राइंगल दे दिया इस तरीके से। मैं सिर्फ एक आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल अपनी तरफ से बता रही हूँ, आपके बुक्स में कुछ अलग दिया हुआ है, आपको साइड में इमेज दिख रही होगी सिंबल के, आपको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके, तो अब यहाँ पर क्या हो गई, कोई रिएक्शन कोई अभिक्रिया हो रही है, तो इतनी बड़े बड़े, अब फटाक से विद इन अ सेकेंड आपको रिएक्शन को लिखना है कि क्या रिएक्शन क्या अभिक्रिया हुई है। तो उसमें क्या है, इतना बड़ा सिंबल को डिजाइन बनाने में दिमाग भूल जा रहा था कि किस तरीके से डिजाइन बनाए, कौन सा किसका सिंबल का डिजाइन दिया था। तो यहाँ पर उनकी मदद की थी किसने, बर्जीलियस ने। तो बर्जीलियस वॉज द सेकेंड साइंटिस्ट, ठीक है। तो बर्जीलियस का नाम याद रखेंगे, बर्जीलियस जो थे सेकेंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने डाल्टन को हेल्प की थी सिंबल्स को समझने में, और सिंबल्स को बताने में, और सिंबल्स को सही तरीके से बनाने में, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, बर्जीलियस ने ये बोला कि किसी भी एलिमेंट के इनिशियल्स को लेकर हम सिंबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हो गया आपका कार्बन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हो गया आपका कार्बन, तो कार्बन का क्या हो गया, CARBON। तो बर्जीलियस ने क्या कहा कि आप इसका पहला लेटर ले लो, और पहला लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि कौन किस तरीके से सिंबल्स को डिटरमाइन करते हैं, पहला लेटर क्या होता है, सेकंड लेटर क्या होता है। तो हमेशा पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, और बाकी आने वाले जो लेटर होते हैं वो आपके स्मॉल होते हैं। मैं आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या हो गया, मान लो सल्फर हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया यहाँ पर। तो सल्फर का क्या कर दिया इन्होंने, इनिशियल ले लिया, एस ले लिया। ऐसे ही यहाँ पर बात हो गई हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन का इनिशियल क्या ले लिया, एच ले लिया। तो इसका मतलब कि अब जो है सिंबल्स इजी हो गए, एक एलिमेंट के पूरे पूरे नाम से और एक एलिमेंट के नाम के इनिशियल से सिंबल बना। अब यहाँ पर फिर से कंफ्यूजन आ गया, मान लो ये हीलियम है, ठीक है, हीलियम है, तो अब यहाँ एच तो हम दे चुके थे हाइड्रोजन को, तो हीलियम को क्या दे। तो फिर यहाँ पर बात आई कि इनिशियल्स के 2 लेटर या 3 लेटर से भी हम क्या निकाल सकते हैं, एक सिंबल को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हीलियम का HE ले लिया। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अब कार्बन का C हो गया, तो मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, अब क्लोरीन की बात करूं तो क्या करूं कि C हो चुका है, तो क्लोरीन का क्या ले लिया गया, Cl ले लिया गया, मतलब कि H को भी हटा दिया, H को हटा दिया, अब L को ले लिया। तो इनिशियल का जो पहला फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, इसलिए आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया है। और सेकेंड लेटर या थर्ड लेटर जो भी होगा वो आपका स्मॉल में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर और कंफ्यूजन हुए, जैसे कि सोडियम देखने के लिए क्या था, सोडियम आपका देखने में क्या था, एस से था स्टार्ट, पर सोडियम का N लेते हैं, Na लेते हैं। वो क्यों लिया गया, क्योंकि इसका आपका नेट्रियम क्या होता है, ये आप क्या है, लेटिन नेम है इसका, किसका, सोडियम का। तो सोडियम के लेटिन नेम से Na ले लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंबल का क्या है, डेवलपमेंट हुआ। और सिंबल को एक फिक्स करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैंने एक सिंबल दिया या डाल्टन या बर्जीलियस द्वारा एक सिंबल दिया गया और उसके बाद उसको कोई चेंज कर सके। तो उसके लिए आयुपैक आया, IUPAC नेम आया, और आयुपैक ने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया चीजों को कि अब ये सिंबल को कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। इस एसोसिएशन ने ये सारा काम कर दिया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स
क्लियर हो गए हैं यहाँ पर एटॉमिक मास कि डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है, उसके एटॉमिक मास, उसका द्रव्यमान, आपका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। साथ ही साथ आज मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ एटॉमिसिटी के बारे में। ये आपका पीवाईक्यू है, एटॉमिसिटी आपको निकालने को मतलब आया था एग्जाम में। साथ ही साथ आज हम जानेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। आज हम करने वाले हैं ये सारी चीजें, और मोल कंसेप्ट आपको बहुत इजी वे में, और मोल कंसेप्ट के आप क्वेश्चंस मेरे साथ भी पेपर पेन लेकर खुद सॉल्व करेंगे, और आप बिलीव करिए आपको मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस जो है वो इजीली सॉल्व आप कर पाएंगे। तो चलिए सीधा स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात है एटॉमिक मास की। तो जो ये एटॉमिक मास है, मतलब परमाणु द्रव्यमान है, ये हर एक एटम का अलग अलग होता है। पर यहाँ पर क्या बात करी गई, एक रेफरेंस बना दिया, एक मानक बना दिया, मानक रेफरेंस पॉइंट बना दिया, मतलब मानक संदर्भ तत्व बना दिया एलिमेंट्स के। जो क्या लिया गया, वो लिया गया कार्बन 12 का। तो कार्बन 12 का एटॉमिक मास क्या है आपका, सॉरी कार्बन का क्या एटॉमिक मास हो गया आपका 12 हो गया। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया गया। अब इससे क्या है, बाकी के एटॉमिक मासेस को देखा गया। हाइड्रोजन का वही 1 हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी एटॉमिक मासेस हैं, बस आपको इतना समझना है कि C12 को लिया गया था क्या, एक तरह से रेफरेंस पॉइंट लिया गया था। अब यहाँ पर क्या लिया है, इसका मतलब कि 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो ये क्या यहाँ बात लिखी हुई है, सिर्फ सिंपल ये समझना है कि एक कार्बन एटम का मास कितना है, 12 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, AMU क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट। फिर अगर 12 एटॉमिक मास यूनिट की बात करी जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम है। इसको इधर से उधर कर दिया, मतलब इधर पहले ऐसे कान पकड़ रहे थे, फिर ऐसे पकड़ लिया। एक कार्बन एटम का मास कितना है, 12 है ना। एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12 है, सबको पता है। तो इसका मतलब कि अगर 12 AMU मास है किसका, एक कार्बन का, तो वही यहाँ चीज लिखी है कि 12 AMU क्या है, ये आपका मास ऑफ 1 कार्बन एटम है। अगर एक AMU की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/12 यूनिट मेथड लगा दिया, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो ये सिर्फ एक आपके बुक में इस तरीके से दिया हुआ था, और एक ये क्या बताया था कि एक रेफरेंस पॉइंट ले दिया गया। अब इसी से बाकी सारे भी आप जैसे कि अब आपका ये कार्बन 12 का क्या हो गया, एक मानक मान लिया गया। इसी तरह से हाइड्रोजन का क्या हो गया, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। नाइट्रोजन का क्या हो गया, इस तरह से नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का क्या हो गया, 16 हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, सारे आपको एटॉमिक मास आपको याद ही करने पड़ते हैं। बस इतना एक समझना है कि रेफरेंस पॉइंट किसको लिया गया, कार्बन को लिया गया। ठीक है, C12 की बात करें, C12 को एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया गया। आइए अब बात कर लेते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स, अणु। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट अलग होता है, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड अलग होता है। मतलब कि अणु का, अब जो तत्व अगर बात करी जाए अणु के तत्व की, मतलब अणु के तत्व कैसे, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन, या मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है। और ये एलिमेंट क्या है, मतलब ये मॉलिक्यूल है, किसका, एलिमेंट का। दो हाइड्रोजन मिलकर, मतलब दो सेम एटम्स मिलकर कंबाइन हो रहे हैं, और ये क्या बना दे रहे हैं, ये एलिमेंट हो गया। तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, H2O। इसमें 2 डिफरेंट एटम्स मिलकर कंबाइन हो रहे हैं, और कंपाउंड यौगिक का फॉर्म, मतलब यौगिक बना रहे हैं। तो ये किसका हो गया, ये अणु हो गए, किसके, आपके यौगिक के अणु हो गए। सिर्फ इतना समझना है कि दो सेम अगर एलिमेंट्स हैं, दो सेम अगर एटम्स हैं, वो कंबाइन कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल O3 हो गया, तो इसमें क्या है, O और O है। तो इस तरीके से ये जब 3 O एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, O3 आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये O अगर सिंगल O है तो O एक एटम है, और अगर 3 O मिल जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका एक मॉलिक्यूल हो गया। या इसी जगह O2 है तो O2 क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या हो गया, जैसे H2O हो गया, CaO हो गया, मतलब कि दो अलग अलग एटम्स मिलके, 2 या 3 अलग अलग एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं आपके, वो आपके कंपाउंड यौगिक बना रहे हैं, जो कि एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इजी था, कोई ऐसा इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं था। बात कर लेते हैं किसकी, एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी मतलब परमाणुता की। तो किसी भी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर वो एलिमेंट बना है, उसको बोल देते हैं क्या, एटॉमिसिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन है तो ये 2 H से मिलकर बना है। ठीक है, ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एटॉमिसिटी हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी यहाँ पर आपकी 2। इसी तरह से अगर फास्फोरस P4 की मैं बात करूं,
तो एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस क्या हो जाएगी आपकी, एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 4। अगर मैं बात करूं S8 की, तो S8 क्या हो गया, यहाँ पर एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर क्या हो जाएगी 8। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक मॉलिक्यूल एक अणु किसका तत्व में कितने नंबर ऑफ आपके परमाणु प्रेजेंट होते हैं, वो हो जाता है आपका एटॉमिसिटी। तो आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम क्या होगा, तो एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम हमेशा कैसे प्रेजेंट होता है, सिंगल फॉर्म में, He2 तो नहीं होता है ना, तो यहाँ पर एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब कितने नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं आपके एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट में, एक मॉलिक्यूल एक अणु में, किसके तत्व के एक अणु में कितने परमाणु प्रेजेंट होते हैं, वो हो जाती है आपकी एटॉमिसिटी, जिसको बोलते हैं परमाणुता आपकी, ये आपकी हो जाती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब समझ लेते हैं क्या मोल कंसेप्ट के बारे में, और मोल कंसेप्ट के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी जो कि आप इजीली कर पाएंगे। चलिए तो आप देख लेते हैं मोल कंसेप्ट को। तो मोल क्या होता है, देखो एक मोल किसी भी सब्सटेंस का एक मोल क्या होता है, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। इससे ये मतलब क्या समझेंगे आप यहाँ पर, कि जैसे मैं अगर एक मोल ऑक्सीजन की बात करूं, तो 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, या 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक मोल ऑक्सीजन एटम की अगर बात की जाए तो 6.022 into 10⁻23 एटम्स किसी ऑक्सीजन के बराबर हो जाएगा। अगर एक मोल हाइड्रोजन की मैं बात करूं, एक मोल हाइड्रोजन की एटम की बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6.023 into 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर एक मोल किसकी मान लो नाइट्रोजन की बात करूं, यहाँ पर एटम की बात करूं, तो ये हो जाएगा इतना एटम। इसका मतलब किसी का भी एक मोल, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल बराबर हो जाता है किसके, 6.022 into 10⁻23 आपके उस सब्सटेंस के, मतलब इतने पार्टिकल्स इस सब्सटेंस के। जैसे अगर एक मोल ऑक्सीजन एटम की बात करी जा रही है, तो इतना एटम ऑफ ऑक्सीजन के बराबर हो जाएगा। एक मोल हाइड्रोजन की बात की जा रही है, तो इतना एटम ऑफ हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा। इतने मोल नाइट्रोजन की बात करी जा रही है, तो इतना एटम ऑफ नाइट्रोजन के बराबर हो जाएगा, और सो ऑन। इस तरीके से आपको सिर्फ ये समझना है कि एक मोल की जहां पर भी मोल वर्ड आ गया, तो ये जो नंबर हो जाता है, ये एवोगाड्रो नंबर होता है। इसको आप एवोगाड्रो नंबर से समझते हैं, और यहाँ पर कुछ एक टर्म्स होंगे जिसको आप यहाँ पर समझ लेंगे वापस से। इस एवोगाड्रो नंबर को एन नॉट के नाम से जाना जाता है। तो ये एन नॉट, अभी हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो एन नॉट की अगर जहां पर भी अगर एवोगाड्रो नंबर है, तो वहां पर हम एन नॉट लेंगे, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और टर्म आपको देखनी है, एन। एन क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी जिस भी पार्टिकल के बारे में, चाहे वो आपका नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे कुछ भी हो, तो एन किससे डिनोट करेंगे, अभी हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इसके बाद। तो एन क्या हो जाएगा, कैपिटल एन, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी गिवन होगा आपके क्वेश्चन में। ठीक है, और एन नॉट क्या होगा, एन नॉट की अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे, एन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, ये दो बात क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं कुछ और टर्म्स की। एक होता है आपका स्मॉल एम, आपके फॉर्मूले में यूज होगा। एक होगा आपका एम, कैपिटल एम। स्मॉल एम क्या हो जाएगा, गिवन मास, कोई भी सब्सटेंस है उसका क्या होगा, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। कोई भी एक सब्सटेंस है उसका गिवन मास, कितना मास दिया हुआ है, कितना द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, और कैपिटल एम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोलर मास। ठीक है, मोलर मास किसका, ऑफ दैट सब्सटेंस। अब ये मोलर मास क्या होता है, इसको समझ लेंगे। मोलर मास क्या हो गया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका
कार्बन का क्या है 12 है, ठीक है, कार्बन का क्या हो गया 12 हो गया, फिर आपका ऑक्सीजन का क्या हो गया 16 हो गया। तो मतलब जो एक एटॉमिक मास होते हैं, तो मोलर मास को ऐसे समझ सकते हो कि मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास बराबर हो जाएगा एटॉमिक मास के, मतलब किसी भी एक एलिमेंट का या किसी भी एक आपके एटम का जो भी एटॉमिक मास है उसी को क्या बोल दिया जाता है, उसी को मोलर मास बोल दिया जाता है जब हम मोल्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है, जो उसका परमाणु द्रव्यमान है, वही क्या हो जाएगा, उसका मोलर मास हो जाएगा जब हम मोल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका नाइट्रोजन का हो गया, आपका नाइट्रोजन का हो, पूरी ये टेबल दी हुई है, इसको याद कर लेना। नाइट्रोजन का हो गया 14, सोडियम का हो गया 23, सल्फर का हो गया 32, कैल्शियम का हो गया 40, हाइड्रोजन का हो गया 1, कार्बन का हो गया 12। तो ये पूरी आपकी एलिमेंट्स और उसके एटॉमिक मासेस यहाँ पे गिवन है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसमें ये आपको बताने की मेरे ये यहाँ पर ये सॉरी मैं ये आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी एक आपके एटम्स होंगे उसका जो भी आपका एटॉमिक मास होगा वही उसका आपका मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एम से। तो ये यहाँ पर ये सारा ये पॉइंट यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि आगे चलकर हम क्या क्या फॉर्मूले में यूज करेंगे, तो ये 4 चीजों से ही आपके पूरे फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज, और फॉर्मूला यूज में आपका पहला मास का और दूसरा पार्टिकल्स का, इसी टाइप के दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करी जाएगी आपको क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालने की। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप इतने इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ना, बस इन चीजों को समझ लीजिए, मैं आपको रिकॉल भी करवा दूंगी। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा, अगर मैं मास वाले की बात करूं जहां पर क्वेश्चन में आपको मासेस गिवन होंगे या आपको मॉलिक्यूलर मास, तो आपको ये पता होता है मोलर मास, और आपको गिवन मास दिया होगा, मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस हमको देखने हैं जहां पर मास द्रव्यमान की बात की जाएगी, तब आपका ये फॉर्मूला लगेगा। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा गिवन मास और किसका, सब्सटेंस का, अपॉन में आपका मॉलिक्यूलर या मोलर मास और किसका, उसी सब्सटेंस का। तो पहला फॉर्मूला आपके पास ये आया, क्या आया, जिसमें कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएंगे किसके, आपके गिवन मास, जो क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है तो हमें निकालना पड़ेगा, गिवन होगा तो हम उसको पुट करके नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लेंगे। ठीक है, और आपका मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लिख देते हैं, एन लिख देते हैं, ये बराबर स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ये बराबर हो जाएगा स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम। तो पहला फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर ये नोट करेंगे और इसको अपनी बुक में नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट लगाकर कि ये फॉर्मूले से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, लिख रहे हो ना सब लोग मेरे साथ, इसको कर लेना सॉल्व, मोल वाले कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे एकदम। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, आपके पार्टिकल्स की, कि अब ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको क्वेश्चन में मास ना देकर पार्टिकल्स कणों के बारे में दिया होगा, तब आप किस तरह का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तब उस वाले केस में आप यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ये बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये यहाँ पर क्या बात की गई, देखो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमने ऊपर लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स को लिख देते हैं n। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको लिख दिया कैपिटल N, और यहाँ पर ये क्या हो गया, एवोगैड्रो नंबर, इसको लिख दिया n नॉट। ठीक है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला निकल के आया जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है ना। ये दो तरीके के आपको फॉर्मूलेस को समझ लेना है। अब इससे जब रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको ये फॉर्मूलेस और क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली इसके क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहला क्या था, मास। अगर आपके क्वेश्चन में मास दिया होगा तब आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा जो मास आपको दिया हुआ है अपॉन में आपको मोलर मास लिखना है। और मोलर मास क्या होता है, मोलर मास वही होता है जो कि आपका एक एटॉमिक मास होता है, ठीक है। एटॉमिक मास जो आपका होता है वही आपका मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। वहां पे आपका यू म्यू में जैसे आपका फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास आपका क्या हो जाएगा, म्यू में लिखते हैं, और यहाँ पर आपका मोलर मास क्या हो जाएगा, ग्राम्स में लिख देंगे। तो उसकी सिर्फ यूनिट चेंज हो जाती है, बाकी जो नंबर है वो उसका सेम रहता है। इसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करी जाएगी। पार्टिकल्स अगर क्वेश्चन में दिए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, आप जो आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होगा अपॉन में एवोगाड्रो नंबर लगा लेंगे, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। चलिए आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं और आपको मजा आ जाएगा। चलिए तो आप कर लेते हैं एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन। तो ये आपका हो जाएगा पेज नंबर 41 पे, एग्जाम्पल नंबर 3.3 की मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो हमने दो फॉर्मूले देखे थे नंबर ऑफ मोल्स के। एक देखा था क्या, जिसमें कि मास की बात करी जाए तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाता है क्या, जो मास आपको गिवन है अपॉन में आपका मोलर मास जो कि आपका एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है मास वाला, अगर क्वेश्चन में मास की बात पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ देख लो, यहाँ पर कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स और क्या दिया है 52 ग्राम्स, और यहाँ पर एटम, तो एटम की बात की है वो भी हम देखते हैं। तो अभी सबसे पहले वाले केस में हमको क्या लेना है, जहां पर ग्राम्स दिया है, क्वेश्चन में ही ग्राम्स दिया है। तो ये ट्रिक है इसको सॉल्व करने की क्वेश्चन को, कि जब क्वेश्चन में ग्राम्स दिए होंगे तो आपको क्या लगाना है, आपको मास वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हुए मास वाले फॉर्मूले को यूज करना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो यहाँ पर ये 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम दिया है, इसका मतलब गिवन मास कितना है, जस्ट अ सेकेंड मार्कर चेंज कर लूं। तो गिवन मास आपके पास है यहाँ पर, गिवन मास जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और इसको हम हमेशा स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जो कि आपको दिया है 52 ग्राम्स, ठीक है। गिवन मास आपको 52 ग्राम्स दिया हुआ है, और हीलियम की बात करी गई है। तो हीलियम का मोलर मास क्या हो जाता है, मोलर मास मतलब कि आपका एटॉमिक मास क्या होता है हीलियम का, ये होता है आपका 4 ग्राम्स, ठीक है। ये हो गया आपका 4 ग्राम्स, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब देखो, अब यहाँ पर नंबर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है आपका गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स n बराबर हो जाएगा गिवन मास क्या हो गया m अपॉन में कैपिटल M, इसकी m की वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल m की 52 अपॉन में कैपिटल M क्या हो गया, यहाँ पर इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 13 निकल कर आ गए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या था, ग्राम्स दिया है, इसका मतलब मास दिया है, मास दिया तो मास वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या नेक्स्ट वाला जो है, इसमें क्या दिया है आपको 12.044 into 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। इसका मतलब इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम्स है, इसका मतलब यहाँ पर पार्टिकल वाली बात की गई है। तो पार्टिकल वाली बात की गई तो इसका मतलब पार्टिकल वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, जो कि दूसरा फॉर्मूला था। वो क्या था फॉर्मूला, ये n बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा जो पार्टिकल्स गिवन है, जो पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। ये फॉर्मूला भी यहाँ लगना है। तो यहाँ पर इतने नंबर ऑफ हीलियम पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो n का क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, पार्टिकल्स गिवन कितना है 12.044 into 10⁻23 अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। देखो मैंने क्या बताया था कि एक मोल किसी सब्सटेंस का बराबर होता है किसके, 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। इसी तरह से एक मोल हीलियम एटम का कितना हो जाएगा, कितना आपका 6.22 into 10⁻23 हीलियम एटम। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ n क्या पार्टिकल्स गिवन इतना हो गया, और एवोगाड्रो नंबर हम यहाँ लगा देंगे, जो कि आपको क्या है 6.022 into 10⁻23 आपके पार्टिकल्स हो गए। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 10⁻23 ये गया, यहाँ से ये 2 टाइम्स गया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल कर आ गए यहाँ पर इस केस में 2, ठीक है। आई होप ये पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और सब लोग नोट करते जाओ। नोट करने से क्या होता है ना, खुद
प्रैक्टिस भी होती रहती है साथ में, और इसका टेलीग्राम पे नोट्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है मास निकालना है सबका, हर एक क्वेश्चन में जो आपके पार्ट दिए हैं इसमें सब में क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। मतलब इस मास को यहाँ पर सर्किल कर दो जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब देखो पहला क्या है, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपको दे दिए गए कि कितने 0.5 मोल है, तो इसमें किसके क्या क्या वैल्यूज दी हुई है उसको लिख लो। तो यहाँ पर n की वैल्यू इन्होंने दे दी, कितनी है 0.5 मोल, और नाइट्रोजन गैस की बात करी गई है और मास की बात करी गई है। इसका मतलब कि हमको नाइट्रोजन का आपको क्या देखना है, इसका एटॉमिक मास। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाता है, 14 होता है, और N2 का क्या हो जाएगा फिर इसकी जगह पर, यहाँ पर 14 इंटू में 2, तो ये क्या हो गया 28। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको ये क्या दे के रखा है, m दे के रखा है, किसका, मोलर मास दे के रखा है, किसका। अगर मोलर मास नाइट्रोजन, मोलर मास किसका बताऊं मैं, नाइट्रोजन की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 14। अगर मोलर मास आपके N2 की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 28, ठीक है। इतना यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। अब देखो क्या क्या चीजें करनी है, अब हमको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स n बराबर हो जाएगा स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M, ठीक है ना। अब यहाँ पर n दिया है 0.5 बराबर हमको m निकालना है, अपॉन में क्या हो जाएगा, मोलर और नाइट्रोजन गैस की बात की गई है तो इसका मतलब 28 हम लेंगे, तो यहाँ पर 28। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 28। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 5 जा 40, 4 कैरी 5 to the 10 14। तो यहाँ पर m क्या आ गया आपका 14 ग्राम्स निकलकर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब यहाँ पर नाइट्रोजन गैस दी थी तो N2 लिया था, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर 14 इंटू 2 किया था तो 28 आ गया था। अब यहाँ पर नाइट्रोजन एटम की बात करी गई है तो वापस से आपको n की वैल्यू गिवन है कितनी, 0.5 गिवन है, और यहाँ पर नाइट्रोजन आपका एटम की बात की है तो यहाँ पर मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, सीधा 14 हो जाएगा। आपको वापस से क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n इज इक्वल्स टू m अपॉन में कैपिटल M, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। तो n हमको दिया है 0.5 बराबर m हमको निकालना है, m हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास 14, और 14 5 का कितना होता है, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से कर रहे हैं, 5 4 जा 22, 5 6 7 7, तो यहाँ पर 7 ग्राम्स आपका आंसर आ गया। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ आंसर एनसीईआरटी बुक में। नेक्स्ट वाला यस, आपका आंसर है कितना, 7 ग्राम्स, ठीक है। चलो आप देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो अभी तक क्या थे, मोल हमें दिए थे, दोनों फर्स्ट और सेकंड केस में हमको नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स हमको गिवन थे, हमने डायरेक्टली फॉर्मूले में लगाया और निकाल लिया। अब देखो उन्होंने क्या चालाकी कर दी, अब इन्होंने इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स दे दिए, इसका मतलब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए। अब आओ देखो कैसे क्वेश्चन को, दोनों फॉर्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देखो क्या है, तो इसमें इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है, इसका मतलब यहाँ पर जो एक फॉर्मूला लगता है हमारा, n इज इक्वल्स टू n आपका अपॉन में n नॉट, ठीक है ना। ये फॉर्मूला था ना, n क्या था, कैपिटल N क्या था, कैपिटल N कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और n नॉट क्या था, एवोगाड्रो नंबर था। अब इसमें n हमको पता है, दिया है, n नॉट हमको पता है, वो हमारा सार्वजनिक है, क्या है 6.023 वाला, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे ना। चलो आप देख लेते हैं। तो अब हमको निकालना क्या, हमको निकालना मास है, तो इसका मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट को और इस वाले फॉर्मूले को लगाकर पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर हम मास तक पहुंच पाएंगे। तो पहला 2 स्टेप हमको इस वाले क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूले लेंगे और 2 स्टेप प्रोसेस है ये। पहला स्टेप क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा आपका, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पर, फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ वापस से। n क्या है आपका 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, और एवोगाड्रो नंबर क्या है आपका 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये गया 2 टाइम्स, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1/2, इसको बोल सकते हैं 0.5 नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर निकल कर आ गए,
ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है, इसमें अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, देखो हमारे पास क्या क्या चीजें अब आई। इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, कितना 0.5 निकाल लिया। नाइट्रोजन एटम की बात करी गई है, तो नाइट्रोजन एटम है तो इसका मतलब यहाँ पर इसका मोलर मास कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। अब क्या आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वापस से वही फॉर्मूला लगेगा आपका, क्या लग जाएगा, n इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M। n की वैल्यू क्या है 0.5 है, ठीक है। m हमको निकालना है और m क्या हो गया 14 हो गया। इसको सॉल्व करके यहाँ पर इतने ग्राम्स आपका जो m है मास है वो निकल जाए, ठीक है ना। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इजी था क्वेश्चन, पर एक बार समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आसान लगेगा, इसलिए साथ साथ में करते चलो। और सेशन आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना प्लीज। चलो आगे बात कर लेते हैं, क्या अब इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर क्या बात करी गई है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, तो वापस से उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। N2 को अब हम यहाँ पर क्या लेंगे 28 लेंगे, क्या मोलर मास को। इस चीज को हमेशा याद रखना, अगर एटम दिया होगा तो आपका एटॉमिक मास सिंपल लगेगा, अगर उसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिया होगा तो जितना है, अगर P4 है तो P इंटू जो भी आपका एटॉमिक मास है इंटू 4 करेंगे। अगर यहाँ पर O3 है तो 16 इंटू 3 कर देंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन है तो 14 इंटू 2 कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो सेम वही क्वेश्चन, हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर n की वैल्यू दी हुई है, n नॉट हमें पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे, इसको मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूँ, इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि वो नीचे हो जाएगा काफी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएंगे कैपिटल N अपॉन में n नॉट। तो n और नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे, n बराबर हो जाएगा, कितनी वैल्यू देके रखी है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 पार्टिकल्स, और n नॉट की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको कैंसिल किया तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 1। अब जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स आए 1, तो यहाँ पर क्या करना है हमको, वापस से यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ गए, नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ गए कितने 1। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M। n हमें 1 आ गया, m हमको निकालना है, और m यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये n2 है तो 14 इंटू में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 28। तो इसका मतलब यहाँ पर m कितना आ गया आपका 28 ग्राम्स, ये इसका आंसर। तो आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकालना है, ठीक है ना। तो किसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाते हैं क्या कैपिटल N अपॉन में n नॉट। ये फॉर्मूला हमने देखा था। अब इसमें निकालना किसको है, इसमें निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हमको कैपिटल N की वैल्यू हर एक केस में चाहिए होगी, ठीक है ना। चलो आप पहला केस देख लेते हैं। पहला केस क्या है आपका, फर्स्ट केस है 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम एटम। तो यहाँ पर आपको m की वैल्यू, स्मॉल m की वैल्यू देके रखी है कितनी 46 ग्राम्स देके रखी है। कैपिटल M की वैल्यू क्या हो जाएगी, सोडियम का आपको क्या हो जाता है मोलर मास, यहाँ पर हो जाएगा 23 ग्राम्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास m अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 46 अपॉन में 23। तो ये इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके 2 नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर 2 आ गए। अब इससे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। चलो और देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये वापस से इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, n इक्वल्स टू n अपॉन में n नॉट। n की वैल्यू हमें निकालनी है, n नॉट हमें पता है, n हमें आ गया पता होके, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से क्या कर दोगे, तो n की जगह, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दे रही हूँ, तो n की जगह 2 लिख दिया। n हमको निकालना है, n नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर n क्या हो जाएगा 6 2 12, 2 2 4, 2 2 4, 0 0.6 2 12। तो ये आपके n की वैल्यू क्या आ गई इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 8 ग्राम्स ऑफ
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अभी क्या बात हो रही है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर क्या दिया के रखा है, m की वैल्यू क्या दे के रखी है, 8 ग्राम्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का m क्या हो जाएगा, 1 m का 16, दो मॉलिक्यूल की बात है तो 16 दूनी 32 ग्राम्स। ठीक है, तो इससे n की वैल्यू क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले। यस, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, 8 अपॉन में 32, तो 8 1 जा 8 4 जा 32, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए 1/4। अब इससे हमको क्या निकालना है, वापस से कैपिटल N निकालना है। तो यहाँ पर N बराबर हो जाएगा कैपिटल N अपॉन में N नॉट। तो ये हो गया 1/4 बराबर N हमें निकालना है, N नॉट होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व करके आप यहाँ पर N की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन तो आप खुद कर सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अब यहाँ पर मोल दे दिया मतलब कि N की वैल्यू दे दी, N क्या था, नंबर ऑफ मोल, तो इसकी वैल्यू 0.1 दे दी हमको। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें दे दी, N नॉट हमें पता है, N हम निकाल सकते हैं। तो N क्या हो जाएगा, कैपिटल N अपॉन में N नॉट। तो 0.1 बराबर N हमको निकालना है, N नॉट क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू 0.1, इसको अपॉन में कर देंगे तो ये हो जाएगी 10, एक 10 से 10 गया, तो n क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके मोल वाले क्वेश्चंस थे। अब देखो, अब इसके बाद एक आपके बुक में क्वेश्चन है फॉर्मूला यूनिट, आपका फॉर्मूला यूनिट मास निकालना। तो जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं किसी भी एक कंपाउंड का, मैंने क्या बोला, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है CaO है, ठीक है, तो इसका अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने को पूछा जाए तो क्या करेंगे, कैल्शियम को 40 कर देते हैं, प्लस आपका ऑक्सीजन का क्या होता था 16, तो ये हो जाएगा 6 और 5 56 हो गया मॉलिक्यूलर मास। तो सिर्फ नाम को परिवर्तित किया गया है, मॉलिक्यूलर मास का ही दूसरा रूप होता है क्या, फॉर्मूला यूनिट मास। तो आपको क्या करना है, सिंपल, जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पर करना है। जैसे ZnO है तो Zn का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और इसको ऐड कर देना है, सोडियम का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और इसको ऐड कर देना है, कैल्शियम का एटॉमिक मास, क्लोरीन का एटॉमिक मास, इसको ऐड कर देना है। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दे रही हूँ जिस तरह से ये करा है। बाकी ZnO और Na2 का आप मुझे कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल इसका सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है ना, करेंगे ना इतना मेरे लिए। चलो मैं CaCl2 का कर देती हूँ सॉल्व, एक कर देती हूँ। तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबके एटॉमिक मास लिखो, तो एटॉमिक मास किसका किसका, आपका कैल्शियम का हो जाएगा 40, Cl2 का क्या हो जाएगा 35 Cl का क्या हो जाएगा 35.5, ठीक है ना। अब यहाँ पर कैल्शियम का क्या हो गया 40 प्लस 2 इंटू 35.5, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 71, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 7 और 4 क्या हो जाएगा 7 8 9 10 11, तो 111। तो इसका फॉर्मूला यूनिट कितना हो गया आपका CaCl2 का 111, ठीक है। तो इसी तरह से आपको फॉर्मूला यूनिट मास ZnO का और आपका Na2O का इसको सॉल्व करके मुझे बताना है। तो आई होप यहाँ तक आपको सेशन समझ में आया है। आप सेशन से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा आपको सेशन लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।